हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 30 तक। क्वेश्चन नंबर 16 है हाइड्रोग्राफ इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि जो हाइड्रोग्राफ होता है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसके बीच का। तो वो होता है दोस्तों रन ऑफ और टाइम के बीच। रन ऑफ और टाइम के बीच जो हम ग्राफ बनाते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करता है, हाइड्रोग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा। एक्स एक्सिस पे टाइम होता है और वाई एक्सिस पे क्या होगा, रन ऑफ होगा। तो इस ग्राफ को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोग्राफ कहेंगे। हम समझते हैं रन ऑफ क्या होता है। रन ऑफ का मतलब होता है कि जब बारिश होती है, जब प्रेसिपिटेशन होती है, तो जो पानी इवोपरेट नहीं होता है, ठीक है दोस्तों, जो पानी इवोपरेट नहीं होता है उस पानी को हम क्या कहेंगे, रन ऑफ कहेंगे। वो अल्टीमेटली ओशियन में सरफेस या सब सरफेस के द्वारा, ठीक है दोस्तों, सरफेस या सब सरफेस, इन दोनों के द्वारा वो जब ओशियन में चले जाएगा तो वो पानी हमारा क्या कहलाएगा, रन ऑफ कहलाएगा। इसमें रन ऑफ को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा होता है सरफेस रन ऑफ। सरफेस रन ऑफ का मतलब होता है कि जो डायरेक्टली और सबसे पहले रीच कर जाता है, ठीक है, सबसे पहले चले जाएगा सी में, ठीक है, वह पानी जो सबसे पहले सी में मिल जाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सरफेस रन ऑफ कहलाएगा। सेकेंड हमारा होता है इंटरफ्लो या सब सरफेस रन ऑफ। सब सरफेस का मतलब होता है कि जो ग्राउंड के नीचे होता है और वो ग्राउंड के नीचे फ्लो होके किससे कनेक्ट हो जाता है, स्ट्रीम से कनेक्ट होता है और स्ट्रीम या रिवर से मिल जाता है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा क्या कहलाएगा, वो सब सरफेस रन ऑफ या इंटरफ्लो, उसको हम इंटरफ्लो रन ऑफ कहेंगे। लास्ट हमारा है ग्राउंड वाटर फ्लो या बेस फ्लो। ये क्या होता है, ग्राउंड वाटर फ्लो का मतलब होगा इट इज़ डेड पोर्शन ऑफ प्रेसिपिटेशन। यह प्रेसिपिटेशन का वह पोर्शन होता है जो इन्फिल्ट्रेशन के बाद परकोलेट होता है और किसी ग्राउंड वाटर को ज्वाइन कर लेता है, ठीक है, किसी वाटर ग्राउंड वाटर को ज्वाइन करेगा और अल्टीमेटली किससे कनेक्ट हो जाता है, ओशियन से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। इसको हम समझ लेते हैं लास्ट वाले को। ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, जब प्रेसिपिटेशन होती है, बारिश हुई और जो पानी, कुछ पानी तो क्या होता है कि सरफेस के ऊपर फ्लो होता है और किस में जाके मिल जाएगा, किसी स्ट्रीम या रिवर में मिलता है और रिवर से फिर अल्टीमेटली कहाँ मिल जाता है, वो सी में मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा वो क्या कहलाएगा, सरफेस रन ऑफ कहलाएगा। जब बारिश का कुछ पानी ज़मीन के नीचे आता है, इन्फिल्ट्रेशन होता है, इन्फिल्ट्रेशन होके वो फ्लो होता है, फ्लो होके फिर किसी रिवर या स्ट्रीम से मिल जाएगा और कहाँ पर चले जाएगा, वो अल्टीमेटली सी या ओशियन में मिल जाता है। ये हमारा सेकेंड वाला हो गया, ये फर्स्ट रन ऑफ था हमारा। थर्ड हमारा होता है इन्फिल्ट्रेशन के बाद उसका पर्कोलेशन होता है और उसका जब वो पानी और नीचे आता है और नीचे आके किसी अन्य रिजर्वायर से मिल जाएगा, ठीक है, अन्य किसी बेसिन में मिल जाता है और वहाँ से अल्टीमेटली वो किससे कनेक्ट हो जाता है, ओशियन से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा थर्ड टाइप हो जाएगा रन ऑफ का, ठीक है दोस्तों। तो आपको तीनों समझ में आ गए होंगे, 3 प्रकार के रन ऑफ है। हमने रन ऑफ को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो क्वेश्चन हमारा हाइड्रोग्राफ है। हाइड्रोग्राफ इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, किसके बीच का होगा, वो रन ऑफ एंड टाइम, ठीक है दोस्तों। इसमें सरफेस रन ऑफ भी नहीं आएगा, ग्राउंड वाटर फ्लो भी नहीं होगा। इसमें जो टोटल रन ऑफ हमारा होगा उसको और टाइम को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ से तो हमारा ग्राफ कहलाएगा हाइड्रोग्राफ, टोटल रन ऑफ वर्सेस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इन्फिल्ट्रेशन रेट इज ऑलवेज, ठीक है दोस्तों। इसमें पूछा गया है कि जो इन्फिल्ट्रेशन रेट होती है और जो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है, इन दोनों में क्या रिलेशन है। आपको रिलेशन बताना इसमें कि किसकी वैल्यू ज़्यादा होती है और किसकी वैल्यू कम होती है, दोनों को कंपेयर करना है। तो हम समझते हैं इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब होता है कि जो वाटर सॉइल के थ्रू, ठीक है, सॉइल सरफेस पे उसका जो मूव होता है, मूविंग होती है, वाटर मूविंग थ्रू अ सॉइल सरफेस, वो हमारा क्या कहलाएगा, इन्फिल्ट्रेशन कहलाएगा। या इसको हम क्या कह सकते हैं, सब सरफेस रन ऑफ। जो हमने अभी समझा इससे पहले, हमारा जो एग्जांपल था सब सरफेस रन ऑफ, वो क्या होगा, इन्फिल्ट्रेशन भी उसको हम कह सकते हैं। ये ग्राउंड है, जब बारिश होती है, प्रेसिपिटेशन होता है, तो कुछ पानी तो इस सरफेस के ऊपर फ्लो होगा और कुछ पानी का इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो जो पानी इस ग्राउंड के नीचे जाएगा वो क्या कहलाएगा, इन्फिल्ट्रेशन कहलाएगा। और जिस भी दर से जाएगा, ठीक है, जिस दर से जाएगा, जिस रेट से जाएगा, वो क्या हो जाएगा, उसकी इन्फिल्ट्रेशन रेट हो जाएगी। और उसकी यूनिट क्या होगी, mm/आवर या सिमिलर यूनिट होगी, इसी प्रकार से सेंटीमीटर/आवर या सेंटीमीटर/डे, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, इन्फिल्ट्रेशन रेट कहेंगे। और एक टर्म होता है इसमें इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी का मतलब होता है मैक्सिमम रेट एट विच इन्फिल्ट्रेशन विल अकर्स, ठीक है, वो मैक्सिमम रेट हमारा क्या कहलाएगा, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कहलाएगी। तो हम देखते हैं रिलेशन, देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है इन्फिल्ट्रेशन रेट इज ऑलवेज,
मोर देन द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, ये हो सकता है ऐसा? ऐसा नहीं होगा। जो इन्फिल्ट्रेशन रेट होता है वो कभी भी इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी से अधिक नहीं हो सकता है। इन्फिल्ट्रेशन रेट कितना हो सकता है मैक्सिमम? ये इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी के बराबर हो सकता है। इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी का मतलब होता है, एक बार और समझा दूँ मैं आपको, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी का मतलब होगा, ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है दोस्तों, ये ग्राउंड लेवल है। जब बारिश होती है तो ये सॉइल की जितनी कैपेसिटी है, ठीक है, जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी होगी उतना पानी इसमें आ सकता है। इस सॉइल में कितना पानी आ सकता है? जितनी इसकी कैपेसिटी हो, ठीक है, उतना इन्फिल्ट्रेशन रेट इसमें हो सकता है। तो बारिश हुई, कुछ पानी तो रन ऑफ हो गया सरफेस से, ठीक है, सरफेस से क्या होगा, वो फ्लो हो जाएगा सरफेस के ऊपर से, और कुछ पानी उस ग्राउंड से नीचे आता है। तो जब नीचे आएगा तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? कैपेसिटी के बराबर, जो सॉइल की कैपेसिटी होगी उसके बराबर हो सकता है या उससे कम होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इक्वल टू आर लेस देन द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हमारा सी होगा, करेक्ट होगा, इक्वल टू आर लेस देन द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द सॉइल मॉइस्चर कंटेंट ऑफ गिवन सॉइल अप टू इट्स फील्ड कैपेसिटी इज कॉल्ड। ठीक है, इसमें डेफिनेशन एक दी गई है और आपको पूछा गया है कि ये किसकी डेफिनेशन है, आपको डेफिनेशन पूछी गई है। तो हम देखते हैं, जो सॉइल मॉइस्चर डेफिशिएंसी होती है उसकी डेफिनेशन क्या होगी? सॉइल मॉइस्चर डेफिशिएंसी को हम कहेंगे द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ वाटर एक्चुअली इन द सॉइल एंड द अमाउंट ऑफ वाटर डेट द सॉइल कैन होल्ड। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉइल है उसमें एक्चुअली कितना वाटर है, ठीक है, एक्चुअली कितना वाटर है और कितना वाटर वो होल्ड कर सकता है, वो उसका जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा सॉइल मॉइस्चर डेफिशिएंसी। वो किसकी डेफिनेशन हो जाएगी? सॉइल मॉइस्चर डेफिशिएंसी की। और क्वेश्चन में एक टर्म है फील्ड कैपेसिटी, क्वेश्चन में एक टर्म है यहाँ पर आप देख सकते हो फील्ड कैपेसिटी। तो फील्ड कैपेसिटी हम समझ लेते क्या होता है। फील्ड कैपेसिटी का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ वाटर द सॉइल कैन होल्ड इज जनरली कॉल्ड। ठीक है, जो सॉइल है, जो हमारी सॉइल है, वो जितना भी अमाउंट वाटर का होल्ड कर सकती है वो क्या कहलाएगी? उसकी फील्ड कैपेसिटी कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? उसकी फील्ड कैपेसिटी कहलाएगी। जब बारिश होती है तो सॉइल कितने पानी को होल्ड करके रख सके, कितने पानी को पकड़ के रख सके, क्योंकि कुछ पानी तो ग्रेविटी से फ्लो होकर चले जाता है और कुछ पानी को सॉइल क्या कर लेती? होल्ड कर लेती है। तो जितना पानी सॉइल होल्ड कर लेगी वो उसकी क्या कहलाएगी? फील्ड कैपेसिटी कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, तो जो क्वेश्चन हमारा है उस क्वेश्चन में हम देखेंगे तो ये जो डेफिनेशन दी गई है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा सी, सॉइल मॉइस्चर डेफिशिएंसी, इसकी डेफिनेशन दी गई है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी हमने अभी समझा था क्वेश्चन नंबर 17 में। क्या था इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी? और सॉइल की कैपेसिटी, ठीक है, सॉइल की कैपेसिटी कितनी है, तो वो एक कांस्टेंट फैक्टर है? नहीं दोस्तों, कांस्टेंट नहीं होगा, हमने भी देखा था वो चेंज होता है। चेंज होता है वो टाइम के साथ भी चेंज होता है और किसके साथ चेंज होगा? लोकेशन के साथ, दोनों के साथ वो चेंज होगा। टाइम और लोकेशन दोनों पे वो डिपेंडेंट होता है। इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कैसे चेंज होगा? टाइम के साथ और लोकेशन के साथ। ठीक है, हम समझते हैं इसको। लोकेशन की यदि बात होती है, यदि हमारा जो ग्राउंड है, सरफेस, वो लेवल है, ठीक है, और एक स्लोप है, तो कहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ज़्यादा होगी? जहाँ सरफेस होगा, सरफेस लेवल होगा, वहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी अधिक होगी। किसके कंपेयर में? स्लोपिंग जो सरफेस होगी उसके कंपेयर में, क्योंकि स्लोपिंग में इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी उसकी कम होगी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से वो टाइम पे भी डिपेंड होता है। अगर ज़्यादा समय तक बारिश होती है तो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। उसके बाद वो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी बढ़ती नहीं है और रिड्यूस होने लगती है। इस प्रकार से इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी टाइम और लोकेशन दोनों पे डिपेंड होती है, दोनों के साथ वो चेंज होती है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा? डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इन्फिल्ट्रेशन इज द। इन्फिल्ट्रेशन क्या है? इन्फिल्ट्रेशन क्या है? मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल। वो क्या कहलाएगा? हमारा इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल। सॉइल के अंदर जो मूवमेंट होता है वाटर का, वो क्या कहलाता है? इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। सेकंड जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल सरफेस, ये हमारी डेफिनेशन किसकी हो जाएगी? परमेबिलिटी की। द एबिलिटी ऑफ ग्राउंड सरफेस टू एब्जॉर्ब वाटर। जो ग्राउंड की एबिलिटी होती है वाटर को एब्जॉर्ब करने की, वो क्या कहलाती है? परमेबिलिटी। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन जो बी हमारा है वो डेफिनेशन किसकी है? परमेबिलिटी की डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, और ऑप्शन ए हमारा होगा इन्फिल्ट्रेशन। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21,
इफ द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इज मोर देन द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ सॉइल देन द इन्फिल्ट्रेशन रेट विल बी। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है कि जो रेनफॉल की इंटेंसिटी है, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड है, जो रेनफॉल है उसकी इंटेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, बारिश ज़्यादा हो रही है और इसकी कैपेसिटी कम है, तो क्या होगा इस केस में, जो रेट होगा इन्फिल्ट्रेशन वो क्या होगा, कितना पानी इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगा, जितनी इसकी कैपेसिटी है। ठीक है दोस्तों, जितनी इसकी कैपेसिटी उतना ही पानी इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इक्वल टू द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बी हमारा करेक्ट होगा। एक बार इसको और समझ लेते हैं। इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इज मोर, इसका मतलब क्या हुआ कि बारिश ज़्यादा हो रही है, ठीक है, और जो इसकी कैपेसिटी है वो कम है। तो आपको पूछा गया है कि जो इन्फिल्ट्रेशन रेट है वो किसके बराबर होगा, तो इन्फिल्ट्रेशन रेट किसके बराबर हो जाएगा, जितनी इसकी कैपेसिटी है उसके बराबर क्या हो जाएगा, इन्फिल्ट्रेशन रेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक और हम समझ लेते हैं इसमें सेकंड केस। ये तो फर्स्ट केस है हमारा कि बारिश ज़्यादा हुई, सेकंड केस हमारा क्या है कि यदि बारिश कम होती है, ठीक है दोस्तों, जो रेनफॉल हो रही है वो कम है, ठीक है, किससे कम है, इसकी कैपेसिटी से, किसकी कैपेसिटी से, फील्ड, इसकी जो कैपेसिटी है होगी इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, उससे हमारी बारिश क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, ये बारिश कम हो रही है, तो क्या होगा इस केस में, जो इन्फिल्ट्रेशन रेट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, जितनी भी बारिश है वो पूरा की पूरा पानी क्या होगा, ग्राउंड के नीचे चले जाएगा, पूरा इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगा। तो इन्फिल्ट्रेशन रेट किसके बराबर हो गया, हमारा रेनफॉल के बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा आंसर क्या होगा, आंसर इक्वल टू इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, आंसर बी इज करेक्ट होगा, आंसर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन इज कॉज्ड बाय लिफ्टिंग ऑफ एन एयर मास ड्यू टू। ठीक है दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि जो साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन होता है वो किसके कारण होता है। तो हम समझते हैं ये तीनों जो दिए इसमें ऑप्शन दिए हैं, पहला हमारा प्रेशर डिफरेंस है, सेकंड टेम्परेचर डिफरेंस है, और थर्ड हमारा नेचुरल टोपोग्राफिकल बैरियर। तो इन तीनों के कारण प्रेसिपिटेशन होती है, तीनों के कारण क्या होता है, बारिश होती है, प्रेसिपिटेशन होती है। ठीक है दोस्तों, प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या हो जाएगा, रेनफॉल, उसी को हम क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन सॉरी। तो हम समझते हैं इसको, साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन क्या होता है। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है, एक जनरल टर्म है ये, फ्रॉम द मॉइस्चर एमिटिंग फ्रॉम द क्लाउड्स, क्लाउड से जो बारिश, जो पानी होता है वो जो फॉल होता है, गिरता है नीचे ग्राउंड पे, तो वो क्या कहलाएगा, प्रेसिपिटेशन, किसी भी रूप में गिरे वो। ठीक है, वो ओला जो वृष्टि, जैसे आपने सुना होगा कि स्नोफॉल हो रहा, ठीक है, स्नोफॉल भी किसका एक पार्ट हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन का। रेनफॉल भी किस में आएगा, प्रेसिपिटेशन में। ठीक है दोस्तों, जो प्रेसिपिटेशन तीन प्रकार से हो सकती है, पहली जो है वो साइक्लोनिक है, सेकंड कन्वेक्टिव है, और लास्ट कौन सी है, ओरोग्राफिक। साइक्लोनिक का मतलब होता है जब प्रेशर डिफरेंस होता है, जब प्रेशर डिफरेंस होगा तो उसके कारण जो बारिश होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। सेकंड हमारा है कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन। ठीक है दोस्तों, जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस होता है और अनइक्वल हीटिंग और अनइक्वल कूलिंग होगी, उसके कारण जो बारिश होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन। और लास्ट हमारा है ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट क्या है हमारा, ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई नेचुरल टोपोग्राफिकल बैरियर आ जाता है, जैसे कि कोई माउंटेन है, उसके कारण जो बारिश होगी वो हमारी कौन सी बारिश होगी, ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। ये इसको इस तरीके से समझ सकते हो, ये हमारा बैरियर है, ये एक माउंटेन है। ठीक है दोस्तों, ये माउंटेन है और यहाँ से जो क्लाउड जब जाते हैं इस डायरेक्शन में, तो इस बैरियर से क्या होते हैं, वो टकरा जाते हैं और इसके कारण जो बारिश होती है वो बारिश होगी वो क्या कहलाएगी, हमारी ओरोग्राफिकल प्रेसिपिटेशन। तो हमने तीनों देख ली है। इससे हम क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या होगा, जो साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन होती है वो किसके कारण होती है, प्रेशर डिफरेंस के कारण। ठीक है दोस्तों, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, कन्वेक्टिव कहलाएगी। और लास्ट जो नेचुरल टोपोग्राफिकल बैरियर्स जैसे आ जाते हैं, उसके कारण जो प्रेसिपिटेशन होगी वो प्रेसिपिटेशन क्या कहलाएगी, हमारी ओरोग्राफिकल प्रेसिपिटेशन। आपको तीनों पता होना चाहिए, इससे हमारे 3 क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा, आंसर ए इज करेक्ट होगा, आंसर ए हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज। इसमें 4 आपको रेन गेज दिए गए हैं और आपको पूछा गया है कि कौन सा रेन गेज नॉन रिकॉर्डिंग है। ठीक है, नॉन रिकॉर्डिंग का मतलब क्या हो जाएगा
कि वो रिकॉर्डिंग जो उसकी रीडिंग होती है वो रिकॉर्ड नहीं करता है, हमें मैन्युअली उसमें रीडिंग को नोट करना पड़ता है, मैन्युअली हमें नोट करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिक उसको रिकॉर्ड नहीं करता है। तो हम समझते हैं रेन गेज का मतलब क्या होता है। रेन गेज एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, कलेक्ट करता है और मेजर करता है अमाउंट ऑफ रेन विच फॉल्स, ठीक है, जितनी बारिश हुई है वो उसको मेजर करता है और उसको कलेक्ट करता है। वो डिवाइस हमारा क्या कहलाएगा, रेन गेज कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें एक जो हमारा है नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज वो सीमंस रेन गेज होता है, और जो 3 रेन गेज दिए गए हैं वो हमारे क्या होंगे, रिकॉर्डिंग रेन गेज। उसमें ऑटोमेटिक रीडिंग हमारी रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, उसमें हमें मैन्युअली उसमें रीडिंग को नोट नहीं करना पड़ेगा। तो रिकॉर्डिंग कौन कौन से हो जाएंगे, रिकॉर्डिंग रेन गेज, वेइंग बकेट रेन गेज होगा, टिपिंग बकेट रेन गेज होता है, और एक फ्लोट टाइप रेन गेज। ये तीनों रेन गेज क्या होते हैं, हमारे रिकॉर्डिंग रेन गेज होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 23 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी इज करेक्ट होगा। सीमंस रेन गेज नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज है। क्वेश्चन नंबर 23 आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, अ रेन गेज शुड बी प्रीफरेबल बी फिक्स्ड। ठीक है दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि जो रेन गेज है वो कहाँ पर हमें फिक्स करना चाहिए। यदि हमें रेन गेज, यदि रेन की जो इंटेंसिटी है या कितनी बारिश हुई है, यदि उसको हमें मेज़र करना है, उसका डेटा हमें कलेक्ट करना है, तो हम रेन गेज कहाँ पर रखेंगे, नियर द बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग के पास में हम रख देंगे रेन गेज को, या अंडर द ट्री, इन एन ओपन स्पेस, या क्लोज्ड स्पेस। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप वैसे कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, इसको आप बिना समझे भी कर सकते हो, ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इन एन ओपन स्पेस। हम ओपन स्पेस में रखेंगे। यदि बिल्डिंग के पास रखेंगे तो हमें प्रॉपर वहाँ पर रीडिंग नहीं मिल पाएगी। ट्री के नीचे भी रखेंगे तो वहाँ पर जब बारिश होती है तो कुछ पानी क्या होता है कि जो ट्री होता है उसके जो पत्ते होते हैं वहाँ पर रुक जाता है, तो हमें प्रॉपर रीडिंग वहाँ भी नहीं मिल पाएगी, और हमें क्लोज्ड स्पेस होगा वहाँ भी हमें रीडिंग रेन गेज के द्वारा नहीं मिल पाएगी। तो हम रेन गेज कहाँ रखेंगे, जो ओपन स्पेस होगा वहाँ पर हम रखेंगे रेन गेज। और हम देख लेते हैं रेन गेज की कहाँ रखने की, उसकी साइड सिलेक्शन जब करते हैं तो हमें कौन कौन से पॉइंट का ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, सिलेक्शन द साइट फॉर अ रेन गेज स्टेशन। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो रेन गेज हमें कहाँ सेटअप करना चाहिए, ओपन प्लेसेस, जो ओपन स्पेस होगा वहाँ पर आपको रेन गेज रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, सेकंड हमारा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द रेन गेज एंड नियरेस्ट ऑब्जेक्ट शुड बी एटलीस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब जो रेन गेज हमने जहाँ रखा है उसके पास में जो भी ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट से जितनी भी ऑब्जेक्ट की हाइट होगी। ठीक है दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट है, यदि इसकी हाइट 10 मीटर है तो हम रेन गेज कहाँ पर रखेंगे, कम से कम 20 मीटर डिस्टेंस पे हम रेन गेज रखेंगे। ठीक है दोस्तों, 10 मीटर इसकी हाइट है तो हम रेन गेज कहाँ रखेंगे, कम से कम 20 मीटर दूर रखेंगे, उसकी हाइट से डबल डिस्टेंस हमें कवर करना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, द रेन गेज शुड नेवर बी सिचुएटेड ऑन द साइड और टॉप ऑफ हिल। जो हिल होगा उसकी हमें हिल के साइड में या हिल के टॉप पे हमें रेन गेज को नहीं रखना है। ठीक है दोस्तों, हमें कहाँ रखना है, जो लेवल ग्राउंड होता है वहाँ पर हमें रखना है। यदि ऐसी सिचुएशन बनती है कि हिल के टॉप और उसके साइड में ही रखना पड़ रहा है तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर विंड का प्रेशर कम हो वहाँ पर हम रख देंगे। ठीक है दोस्तों, कहाँ रख देंगे, जहाँ विंड का प्रेशर कम हो। और लास्ट क्या है पॉइंट हमारा, प्रोटेक्ट द गेज फ्रॉम केटल्स। जो केटल्स हैं, जो जानवर्स हैं, उनसे भी हमें दूर रखना, उनसे प्रोटेक्ट करना है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पांचों पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। इससे 5 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी इज करेक्ट, इन एन ओपन स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, इफ अलाउेबल परसेंटेज एरर इन द एस्टिमेट ऑफ बेसिक रेनफॉल इज ई एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ रेनफॉल इज सी, देन द ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज इज गिवन बाय। आपको एक फॉर्मूला पूछा गया है ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज निकालने का। ठीक है दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है, ये जो फॉर्मूला दिया गया है, ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज इज इक्वल टू सी वी डिवाइडेड बाई ई, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा, सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रेन गेज इज यूज्ड फॉर मेजरिंग रेन इन रिमोट हिली एरिया। ठीक है, जो हिली एरिया है वहाँ पर हम कौन से रेन गेज का उपयोग करेंगे, तो हमारा जो टिपिंग बकेट होता है ये एक प्रकार का रिकॉर्डिंग है। ठीक है, रिकॉर्डिंग रेन गेज है, हमने देखा था, समझा था अभी लास्ट में। ये तीनों जो फर्स्ट तीनों दिए गए हैं ए, बी और सी, ये हमारे कौन से रेन गेज है, रिकॉर्डिंग रेन गेज है। और सीमंस रेन गेज क्या होगा, नॉन रिकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन हमने किया था लास्ट में,
और टिपिंग बकेट होता है, इसका यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, हिली एरिया में टिपिंग बकेट रेन गेज का उपयोग करते हैं रेनफॉल को मेजर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट, टिपिंग बकेट टाइप रेन गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, रेट ऑफ इवापोरेशन फ्रॉम अ वाटर सरफेस इंक्रीज इफ। इसमें पूछा गया है कि जो रेट ऑफ इवापोरेशन होता है वाटर सरफेस का वो कब इंक्रीज होगा। फर्स्ट इसमें दिया गया फर्स्ट स्टेटमेंट है, डिफरेंस ऑफ वेपर प्रेशर बिटवीन वाटर एंड एयर इज इंक्रीज्ड। जब प्रेशर, ठीक है, प्रेशर जो वेपर प्रेशर होता है और जो वाटर है, ठीक है, डिफरेंस ऑफ वेपर प्रेशर बिटवीन एयर और वाटर के बीच में वो इंक्रीज होगा अगर, तो हमारा इवापोरेशन इंक्रीज होगा। तो ये सही है हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। जब डिफरेंस हो जाता है वेपर प्रेशर का किसके किसके बीच, वाटर और एयर के बीच में, तो हमारा इवापोरेशन भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। वेलोसिटी ऑफ विंड इज डिक्रीज्ड, यदि वेलोसिटी कम होगी तो हमारा इवापोरेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और थर्ड हमारा स्टेटमेंट है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूबल सॉलिड्स इन वाटर इज डिक्रीज्ड। जब किसी वाटर में सोल्यूबल सॉलिड्स हैं तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है और सॉलिड्स होंगे तो उसका इवापोरेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हम समझ लेते हैं इवापोरेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर होता है टेम्परेचर, यदि टेम्परेचर बढ़ता है तो इवापोरेशन भी क्या बढ़ जाए, इवापोरेशन क्या होगा, बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इवापोरेशन भी बढ़ता है। नेक्स्ट हमारा है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कितना जितना ज़्यादा होगा उतना ही इवापोरेशन क्या होगा, हमारा बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया के साथ इवापोरेशन भी बढ़ता है। डेंसिटी, यदि किसी वाटर की डेंसिटी कम है, डेंसिटी कम है इसका मतलब उसमें कोई सॉलिड्स मिक्स हो गए हैं, सॉल्युबल सॉलिड्स हैं, तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, सॉरी डेंसिटी बढ़ जाएगी। डेंसिटी बढ़ेगी तो उसका इवापोरेशन क्या होगा, कम होगा। विंड वेलोसिटी, यदि किसी वाटर सरफेस के आसपास जो विंड है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो वहाँ पर इवापोरेशन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों। सेकेंड पॉइंट हम समझ लेते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया यदि हमारा ये लेवल सरफेस है, ठीक है, तीन सरफेस हो सकती है, लेवल सरफेस है, इस प्रकार की सरफेस है और ये थर्ड सरफेस है, तीन सरफेस है हमारी। ठीक है, तो इन तीनों सरफेस में यदि हम देखेंगे तो एरिया सबसे ज़्यादा किस में, सेकेंड में है, तो हमारी सेकेंड वाली सरफेस में इवापोरेशन ज़्यादा होगा। ये एक क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट हम समझेंगे वहाँ पर इसको। इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं 27 में, रेट ऑफ इवापोरेशन फ्रॉम अ वाटर सरफेस इंक्रीजेस इफ। कब इंक्रीज होगा वो, तो हमारा स्टेटमेंट 1 तो सही है, स्टेटमेंट सेकंड गलत होगा और स्टेटमेंट थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो हम देखेंगे इन दोनों को, फर्स्ट और थर्ड कहाँ पर कौन सा आंसर होगा हमारा, फर्स्ट और थर्ड, बी, ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। आपको पूछा गया करेक्ट आंसर इज, तो करेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड, और ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, अ 70% इंडेक्स ऑफ वेटनेस मीन्स। ठीक है दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि 70% इंडेक्स ऑफ वेटनेस का मतलब क्या होगा। इसका मतलब ये होता है कि 70% वेटनेस है, इसका मतलब 30% क्या होगा, डेफिशिएंसी हो जाएगी। रेन डेफिशिएंसी कितनी है, 30%। यदि वेटनेस इंडेक्स 70% है तो डेफिशिएंसी कितनी हो जाएगी हमारी, 30%। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, अंडर द सेम कंडीशंस विच ऑफ द फॉलोइंग शेप ऑफ वाटर सरफेस विल गिव द हाईएस्ट रेट ऑफ इवापोरेशन। ये हमने देखा था अभी, सरफेस जो होता है वाटर सरफेस, वो भी इवापोरेशन जो होता है वाटर सरफेस, वो जो फैक्टर होगा वो अफेक्ट करेगा किसको, इवापोरेशन को। ठीक है दोस्तों, हमने देखे थे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं इवापोरेशन को, उसमें से हमने एक देखा था वाटर सरफेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 29 का आंसर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। कॉन्वेक्स वाटर, जब सरफेस एरिया कॉन्वेक्स होता है, जब कॉन्वेक्स होगा तब क्या होगा, इवापोरेशन ज़्यादा होगा। इस तरीके से जो सरफेस एरिया होगा तब वहाँ पर इवापोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, और ये आंसर हमारा कॉन्वेक्स वाटर सरफेस क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा है 30, इसमें दिया हुआ है असर्शन दिया है और रीजन दिया हुआ है। तो ये हम देखते हैं, ये जनरली क्वेश्चन किस में पूछे जाते हैं, जो ESE एग्ज़ाम है, इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम जो होती है वहाँ पर पूछे जाते हैं ES एग्ज़ाम में। तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। हमारा असर्शन ए क्या है, टू एस्टिमेट द रेनफॉल ओवर ए कैचमेंट
द नंबर ऑफ रेन गेज रिक्वायर्ड पर यूनिट एरिया इज लार्जर फॉर हिली एरियाज। इसमें कहा गया है एसर्शन में कि जो हिली एरियाज है उसमें रेन गेज ज़्यादा लगते हैं, रेन गेज की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है किसके कंपेयर में, जो फ्लैट एरिया है उसके कंपेयर में। ठीक है दोस्तों, और इसका रीजन क्या दिया गया है, रेनफॉल ग्रेडियंट सिस्टम। वहाँ पर जो रेनफॉल ग्रेडियंट सिस्टम होता है ये इसका कारण दिया गया है कि इस कारण से हिली एरिया में रेन गेज ज़्यादा लगते हैं। तो इसको हम समझ लेते हैं। द बोर्ड गाइडलाइंस सेटअप फॉर द रिक्वायर्ड नेटवर्क ऑफ रेन गेज स्टेशन एज पर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज एज फॉलोज। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है WMO है, उसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो प्लेन एरिया होता है वहाँ पर एक रेन गेज हम लगाते हैं कितने एरिया में, 500 किलोमीटर स्क्वायर। इतना जो एरिया है वहाँ पर हम कितना रेन गेज वहाँ पर लगाएंगे, एक रेन गेज। ठीक है दोस्तों, और जो हिली एरिया होगा वहाँ पर 150 किलोमीटर स्क्वायर में कितने रेन गेज लगाते हैं हम, एक रेन गेज। तो इन दोनों में जब कंपेयर करोगे तो हमें क्या पता चलेगा कि जो हिली एरिया है वहाँ पर हमें रेन गेज ज़्यादा लगेंगे किसके कंपेयर में, प्लेन एरिया के कंपेयर में। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो एसर्शन होगा वो हमारा करेक्ट होगा। और उसका कारण भी क्या है कि रेनफॉल ग्रेडियंट सिस्टम होता है, उसके कारण क्या होता है कि नंबर ऑफ रेन गेज ज़्यादा लगते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा ए करेक्ट होगा। बोथ स्टेटमेंट ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, कमेंट, शेयर और इसको सब्सक्राइब कीजिए।